तो फिर शेयर मत करना। अगर दुनिया का सबसे सरल तरीका, आपके घर दो आदमी आए हैं पूरी खाने, ये हैं अल्प प्राण और ये हैं बेटे महाप्राण। अब कौन अल्प प्राण है कौन महाप्राण है? देखिए आपको बांटना किसको है, क से लेकर म तक के 25 को, 11 स्वर को, 4 अंतस्थ को और 4 ऊष्म, इतने को इनको बांटना है। अब सुन बेटे, ये 25 5 बर्तन में पूरी हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, एक एक में 5-5 पूरी हैं। अब आपने उठाया, देखिए ये कितने में विभाजित है, क च ट त प, सब में 5-5 है, तो ये 5 बर्तन में पूरी हैं। अब आप चले इनको खिलाने, पहला बर्तन उठाया, यहां से आए, देखे इनकी बर्तन में पूरी खत्म है, एक पूरी इनको दिया, फिर एक पूरी इनको दिया, फिर एक पूरी इनको दिया, फिर एक पूरी इनको दिया और फिर एक पूरी इनको दिया। ये बर्तन खाली, ये बर्तन उठाया आपने, फिर आया देखा इनकी पत्तल खाली है, चूंकि ये आगे बैठे हैं, फिर इनको दिया, फिर इनको दिया, फिर इनको दिया, फिर इनको दिया और फिर इनको दिया। इसी तरह से अब देखो बेटे, पहला, तीसरा, पांचवा, दूसरा और चौथा। कहने का मतलब जो 25 स्पर्श व्यंजन हैं उनमें से पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण होता है और दूसरा, चौथा महाप्राण। 25 को 5 वर्ग में बांटा गया है, तो पांचों वर्गों में से हर वर्ग का पहला, तीसरा अल्पप्राण, पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण, दूसरा, चौथा महाप्राण। चछ जझ इया ट ठ ड ध अड़, त थ द ध न, प फ ब भ म। खत्म। याद रखना, एक एक वर्ग लीजिए और एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां लिखते चले जाइए, रटने की जरूरत ही नहीं। क्लियर? चलो हाँ, अब सुनना, जब ये 25 खत्म, अब आप 4 वाला ये ले गए तो देखा कि ये तो बहुत खा रहा है, तो आपने इनको 4 दे दिया, खा भाई तू। फिर भाग कर ये लाए, इनको 4 दे दिया, खा भाई तू, और फिर 11 इनको दे दिया। कहने का मतलब बेटे बहुत आसान है कि वर्गीय व्यंजनों का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्पप्राण होता है, दूसरा, चौथा महाप्राण होता है। ये अंतस्थ व्यंजन अल्पप्राण है, उसमें महाप्राण है, 11 स्वर अल्पप्राण होते। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो फटाफट। चलो बेटा बस मजा आएगा। अब अघोष, सघोष याद रखना, मैंने कहा घोष या झंकार। झंकार का मतलब है बेटे जिनके उच्चारण में ज्यादा झंकार होती है। अ माने कम, अ माने कम, तो सीधी सी बात है बेटे कि जिनके उच्चारण में कम झंकार होती है उन्हें अघोष कहते हैं, और जिनमें ज्यादा झंकार होती है उन्हें सघोष कहते हैं। ठीक है, कम झंकार का मतलब क्या है बेटा, ध्यान देना, कम झंकार का मतलब यह है कि कम ताकत लगे बोलने में। तो याद रखना बेटे, वर्गीय व्यंजनों का एक काम करो, एक ट्रिक यहां भी देता हूं। देखो आप मात्रा लगाना जानते हैं, अ की एक मात्रा, अ की कितनी मात्रा, एक मात्रा, घो की 2। इसका मतलब वर्गीय व्यंजन जो है या स्पर्श व्यंजन जो है बेटे, वर्गीय व्यंजनों का पहला, दूसरा वर्ण अघोष होता है और तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष होता है। स से याद रख लेना, तीनों स अघोष होते हैं, बाकी जो बचे य, र, ल, व, ह और 11 स्वर। लो बेटा चलो स्क्रीनशॉट लो फटाफट। कुछ नहीं, एक से याद हो गया यार, 1 2 माने वर्गीय व्यंजनों का पहला, दूसरा, स माने तीनों स अघोष है, बाकी जो बचे सब सघोष है। खत्म काम, कुछ नहीं। चलो तो ये रहा आपका। हाँ, एक चीज और बहुत पूछा जाता है बेटे, हिंदी में अक्सर अमानक वर्ण जो है, आप सीटेट में देखते होंगे, अमानक वर्ण बहुत पूछा है हिंदी में कि निम्न में कौन अमानक वर्ण है। ये देखिए, प्लुत स्वर और अमानक वर्ण, ये 2 पहले टॉपिक से सीटेट के बहुत पेट कॉन्सेप्ट हैं, जहां से खूब प्रश्न बने हैं। तो ध्यान रखना बेटे, यहां मैंने आपके सामने 2 गाड़ियां रखी हैं, आप इनको देखते ही समझ जाओगे। देखो मेरे बच्चे, ये गाड़ी वो है, ये वो गाड़ी है जो अब नहीं चलती,
अब नहीं चलती मतलब ये बंद हो गई है, ठीक है। और इसका मॉडर्न रूप ये है, अब चलने लगी, अब चलती है, इसका मॉडर्न रूप, समझे। अब देखो इसी से समझ लेना, जिंदगी में कभी रटना नहीं पड़ेगा, क्या कि ये है अमानक वर्ण। अब समझ गए बेटे, अब कुछ समझाना ही नहीं, चित्र ने सब बता दिया यार। क्या कि वर्णों का वह रूप जो पहले चलता था आज नहीं चलता, वो अमानक है। जैसे मैं बता दूं बेटे, याद होगा आपको, पहले ल इस तरह से लिखा जाता था, आज ल इस तरह से लिखा जाता है, ये अमानक हो गया। पहले भ इस तरह से लिखा जाता था, आज भ इस तरह से लिखा जाता है, ये अमानक हो गया। पहले झ इस तरह से लिखा जाता था, आज झ इस तरह से लिखा जाता है, तो ये सब अमानक है। तो मतलब वर्णों का वह रूप जो कभी था पर आज नहीं है प्रचलित, वो अमानक है। क्लियर? चलो, इसके साथ ही पहला टॉपिक खत्म। देखो बेटा, जो मुझे बेस बनाना था वो मैं बेस बना लिया। अब आते हैं आपके मेन टॉपिक पर। आपने बार बार देखा होगा सीटेट में क्वेश्चन आता है, निम्न में कौन भाववाचक संज्ञा है। निम्न में भाववाचक संज्ञा, बहुत मैंने भी वही चीजें ली है बेटे। देखो पहले चैप्टर में बहुत सी बातें थी, लेकिन मैंने केवल वही लिया जो सीटेट में आती है। अब यहां मैं भाई स्वर व्यंजन आपको बिना पढ़ाए तो बेस बन नहीं सकता था। अब यहां मैं आपको जो पढ़ाऊंगा संज्ञा में भी मैं बहुत सी बातें नहीं करूंगा, केवल मूल चीज आपको विधिवत समझाऊंगा, भाववाचक संज्ञा। क्योंकि सीटेट में हर साल एक क्वेश्चन भाववाचक संज्ञा का लगभग आना ही आना है, एक क्वेश्चन विशेषण और एक क्वेश्चन भाववाचक संज्ञा। ये लगभग विशेषण या क्रिया विशेषण में से एक प्रश्न 100% डन व्याकरण में, और भाववाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा में से एक प्रश्न डन। आप देखिएगा पैटर्न पेपर उठा करके, ये ना कहिएगा कि गुरुजी ऐसे कर रहे हैं, अभी समय है, एक बार खूब मिला लीजिएगा कि हाँ गुरुजी ने कितना सही कहा, कितना गलत कहा। अगर गुरुजी ने गलत कहा हो तो बताना बेटे, बशर्ते एक ही चीज है कि बेटा मैं तो आपके लिए जी जान लगा रहा हूं, अब आप लोग भी थोड़ा सा अगर वो कर देंगे तो आप भाई बहनों से बहुत उम्मीद है, मुझे बहुत उम्मीद है बेटे कि देखो मेरे बच्चे, ऐसा है कि भाई व्याकरण तो है ही भाई, कितना जल्दी समेटूं मैं, कितनी झोली फैला दूं, लेकिन फिर भी इसलिए चित्र का सहारा ले रहा हूं, ट्रिक का सहारा ले रहा हूं। अब देखो एक क्वेश्चन आएगा जाति और भाव से, एक क्वेश्चन यहां पक्का कर लीजिए, क्योंकि 5 नंबर का व्याकरण आना है। मुझे भी पता है कि 5 नंबर का व्याकरण आना, और 5 नंबर यहां से लेकर जाइएगा, 5 नंबर लेकर जाइएगा बेटे। चलो संज्ञा, देखो बेटे आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, आप सब जानते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, सबको पता है। क्या किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्लियर? चलो आपको सब पता, ये चीज आसान है। यही नहीं, देखो बेटे भाव मतलब जैसे देखिए ये हंस रहे हैं, हंसना एक भाव है, खुशी का भाव है इनके चेहरे पर। यह एक स्थान है, एक गांव का दृश्य है, एक स्थान है, एक व्यक्ति है, एक वस्तु है, इन्हीं को संज्ञा कहते हैं। क्लियर? चलो परिभाषा लिखने की जरूरत ही नहीं है। संज्ञा के भेद ध्यान देना बेटे, संज्ञा जो है हमारी, संज्ञा के भेद 1 2 3 4 5, अगर अच्छा ट्रिक लगे तो शेयर करना। संज्ञा के भेद लिखा हमने क्या, अगर ऊपर स्पष्ट कम दिखे तो हमने लिखा संज्ञा के भेद 1 2 3 4 5, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से बेटे? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, नंबर 2 जातिवाचक, नंबर 3 भाववाचक, नंबर 4 समूहवाचक, और नंबर 5 द्रव्यवाचक। यही संज्ञा के 5 भेद हैं बेटे। ठीक है, अब चलो एक एक भेद लेकर के हम उसकी चर्चा करते हैं। देखो बेटे नंबर 1 हम यहां शुरू करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 1 पर क्या शुरू करेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। 5 भेद पता चल गया। अब ध्यान देना बेटे, एक जुगाड़, केवल एक लाइन में खत्म कर दूंगा यार, कुछ नहीं, बस कोई किताबी परिभाषा नहीं, बस एक लाइन में खत्म संज्ञा। क्या? जहां एक जैसे कई हों, जहां एक जैसे कई हों, हम एक को लें
बाकी को छोड़ दें। जहां एक जैसे कई हों, हम एक को लें, बाकी को छोड़ दें, वह संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। वह संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा, वह संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, जैसे मैं बताऊं बेटे, जैसे अब देखो राम, अब सुनना, मैं किताब की भाषा नहीं बोलूंगा, एकदम जितना सरल मैं आपको दे सकूं बस। जैसे दुनिया में लाखों करोड़ों नाम के आदमी हैं, जब हमने राम कहा तो केवल एक को लिया, बाकी को छोड़ दिया। जैसे हमने कहा सोमवार, अब देखो बेटे सप्ताह में 7 दिन होते हैं, जब हमने सोमवार कहा तो हमने एक को लिया, बाकी को छोड़ दिया। देख रहे हैं, बस वही चीज, मैं किताब की भाषा नहीं बोल रहा, मैं सीधे सीधे कहा जहां एक जैसे कई हो, उनमें से हम एक को ले ले, बाकी छूट जाए, वही एक संज्ञा जिसको लेंगे वो व्यक्तिवाचक है। जैसे मैंने कहा जनवरी, 12 महीने होते हैं, केवल एक लिया, क्लियर हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। मतलब जहां जैसे अब आपसे मान लीजिए पूछ लिया, आपसे अगर पूछ लिया कि 26 जनवरी आने वाली है, हो सकता है पूछ ले कि 26 जनवरी कैसी संज्ञा है, तो भाई तमाम राष्ट्रीय पर्व हैं, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, तमाम राष्ट्रीय पर्व हैं। जब हमने 26 जनवरी कहा तो एक को लिया, बाकी को छोड़ा, और जब बाकी को छोड़ा केवल एक लिया, तो इसका मतलब ये कैसी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्लियर? आसान से प्रश्न, इस तरह के प्रश्न आए हैं आपके यहां, देख लीजिएगा, पेपर उठाकर देखिए, सीटेट का बार बार पूछा है शब्द देकर के। भाई जैसे वाक्य, अब देखिए आपका व्याकरण कहां है, गद्यांश पद्यांश में है। गद्यांश से कोई एक शब्द ले लेगा और आपसे कहेगा कि इस शब्द में कौन सी संज्ञा है। गद्यांश से एक शब्द ले लेगा और आपसे कहेगा इस शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो अब आपको जब पता होगा कि व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक है, तभी तो बता पाएंगे। बार बार ये क्वेश्चन आए हैं, आप देख लीजिए। आपसे पूछा गया है कि फूल कैसी संज्ञा है, पुष्प कैसी संज्ञा है, आपसे पूछा गया है दुख कैसी संज्ञा है। आप सीटेट का पेपर उठाकर देखिए, धड़ाधड़ संज्ञा से प्रश्न जरूर एक बनेगा बेटे, चाहे व्यक्ति जाति भाव तीनों में से एक जरूर बनेगा। चलो क्लियर। नंबर 2 चलते हैं, जातिवाचक संज्ञा। देखो बेटे जातिवाचक संज्ञा में मैंने कुछ चित्र लगाए हैं। क्यों चित्र लगाए हैं? क्योंकि आप कहेंगे ये कौन है, तो आप कहेंगे कि ये पंडित जी हैं, बस यहीं से एक बार में खत्म। आप कहेंगे ये कौन है, तो आप कहेंगे ये मौलवी साहब हैं। कौन है बेटे? मौलवी साहब हैं। आप कहेंगे ये कौन है, तो आप कहेंगे कि ये यादव जी हैं, भैया दूध का कारोबार कर रहे हैं हमारे यादव जी, इन्हीं लोगों की बदौलत आप भी पा जाते हैं। ये कौन है? ये खेती का काम कर रहे हैं, तो भैया चलो ये हमारे मौर्य जी हैं। अब सुनना बेटे, ये नहीं कि करते ही हैं भाई जो चीजें हैं। अब देखो बेटे, अब सुनना, बस एक लाइन में सारा मामला खत्म। यदि आपने कह दिया पंडित जी, तो केवल इस पंडित जी का बोध नहीं, दुनिया में जितने पंडित जी हैं सब शामिल हो गए उसमें। कहा एक आए सब, मतलब जहां हम एक का नाम लें और उस जैसे जितने हैं सब उसमें शामिल हो जाएं, वो संज्ञा जातिवाचक है। ये किताब की भाषा नहीं है। एक को कहें और उस जैसे सब आ जाएं उसमें, वो जातिवाचक है। जैसे आपने पंडित जी कहा, जितने पंडित जी हैं सब आ गए। आपने यादव जी कहा, जितने यादव जी हैं सबका बोध हो गया। आपने मौलवी साहब कहा, जितने मौलवी साहब हैं सबका बोध। आपने मौर्य जी कहा, जितने मौर्य जी हैं सबका बोध। कहने का मतलब जब एक का नाम लें और उस जैसे सब उसमें शामिल हो जाए, तो उस संज्ञा को जातिवाचक कहते हैं। जब एक से केवल एक हो तो व्यक्तिवाचक, और जब एक से उस जैसे सब आ जाए। जैसे आपने अगर कहा बेटे कलम, तो कलम कहा, तो कलम कहने से दुनिया में जितनी कलम है सबका बोध, इसका मतलब ये जातिवाचक है। आपने कहा पुस्तक, तो जितनी भी पुस्तक है सबका बोध, इसका मतलब ये जातिवाचक है। आपने कहा, क्या कहा, मान लीजिए आपने कहा घर, तो दुनिया में जितने घर हैं सबका बोध, इसका मतलब ये जातिवाचक है। आपने कहा बैल, तो दुनिया में जितने बैल हैं सबका बोध। आपने कहा किसान, जितने किसान हैं सबका बोध। अब इससे ज्यादा क्या इसमें पढ़ाना?
जब एक का नाम ले, अगर कोई ऐसा शब्द दिखाए दे जिसको कहने से उसके समान जितने हैं सब उसमें आ गए हैं, तो समझ लेना वो जातिवाचक संज्ञा है। जैसे आपसे पूछ लिया कि सड़क कैसी संज्ञा है, सीटेट में क्वेश्चन पूछा है पुष्प कैसी संज्ञा है, तो आपने कहा फूल। फूल माने दुनिया में जितने भी फूल हैं, चाहे कमल का हो, गुलाब का हो, गेंदे का हो, सब फूल आ गए, इसका मतलब जातिवाचक। तो जब एक कहें और सब आ जाएं तो जातिवाचक। ठीक है, क्लियर। चलो, अब असली लड़ाई तीसरी संज्ञा पर लड़नी है बेटे। असली लड़ाई देखो बेटे, भाववाचक असली लड़ाई हमको जो है तीसरी संज्ञा पर लड़नी है, जिसका नाम है भाववाचक। आप यहां देख रहे होंगे ये आदमी हंस रहा है, ध्यान देना। भाववाचक मतलब भाव का बोध कराने वाली संज्ञा। अब भाव के दो रूप हैं, ध्यान देना, दो रूप हैं भाव के। एक भाव का मतलब होता है बेटे हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशन। जैसे ये आदमी हंस रहा है, क्या कर रहा है बेटे, ये आदमी क्या कर रहा है, हंस रहा है, तो इसमें हंसी का भाव है कि नहीं। यह आदमी गायों को रोटी खिला रहा है, इसके अंदर दया का भाव है। ये हमारे जो है टाइपिस्ट लोग हैं भैया, जिन्होंने इतना मेहनत से करके पीडीएफ बनाते हैं, तो ये क्या है, ये प्रसन्न है, मुस्कुरा रहे हैं, इनमें भी हंसी का भाव है। तो मेरे कहने का मतलब बेटे, पहला तो भाव का मतलब है जो हमारी इमोशंस हैं, जैसे त्याग, क्षमा, दया, समर्पण, हंसना, क्रोध, रोना। सीटेट में यहां से जरूर एक क्वेश्चन आया है, आप देखो 5-7 बार क्वेश्चन आया, क्रोध कैसी संज्ञा है, उत्साह कैसी संज्ञा है, दया कैसी संज्ञा है। ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि ये हमारी भावनाएं हैं, ये हमारे पर्सनल इमोशंस हैं। ठीक है बेटे, ठीक है। हां, आगे चलते हैं बेटे। गाड़ी का मतलब है बेटे जातिवाचक। गाड़ी कहा, दुनिया की हर गाड़ी का बोध। ये ना सोचिए कि देशज विदेशज है तो क्या होगा, कोई नहीं। जब एक को कहा सबका बोध तो सब जातिवाचक संज्ञा। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। बात समझ में आई। भाववाचक संज्ञा का पहला मतलब समझ में आ गया कि भाववाचक संज्ञा का पहला अर्थ है अगर कहीं हमारी इमोशंस, हमारी भावनाएं दी गई हों तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जो है हंसी, क्रोध, प्रेम, दया, त्याग, समर्पण, ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं। क्लियर। चलो बेटे, भाववाचक संज्ञा का जो दूसरा अर्थ निकलेगा, वो दूसरा अर्थ, एक चीज ध्यान रखना बेटे, क्या दूसरा अर्थ जो निकलेगा वो है जातिवाचक संज्ञा का गुण। भाववाचक संज्ञा का मतलब है जातिवाचक संज्ञा का गुण। मतलब जातिवाचक संज्ञा में यदि कोई विशेषता पाई जाए तो वो भाववाचक है। जैसे मानव जातिवाचक है, भाई मानव कहने से दुनिया में जितने मानव हैं सबका बोध, और मानव में काहे का गुण पाया जाता है, मानवता का। इसका मतलब मानवता कैसी संज्ञा है, भाववाचक। तो किसी भी जातिवाचक संज्ञा में यदि कोई गुण है, जैसे मैं बताऊं स्त्री में स्त्रीत्व का गुण है, तो ये कैसी संज्ञा है, भाववाचक है कि नहीं बेटे। इसी तरह से अगर आप कहें लड़का में लड़कपन का गुण है, ये कैसी संज्ञा है, भाववाचक। क्लियर। तो किसी भी जातिवाचक संज्ञा का जो गुण है, दूसरी चीज सुन लेना। अब एक और यहां ट्रिक ले लो बेटे, यदि किसी भी जातिवाचक संज्ञा में कोई प्रत्यय लगा दिया जाए तो वो भाववाचक बन जाती है। लड़का में पन प्रत्यय लगा, स्त्री में तो प्रत्यय लगा, मानव में ता प्रत्यय लगा। कहने का मतलब अगर 4 शब्द दिए हों और पूछा जाए कौन भाववाचक है, तो जिसमें प्रत्यय लगा हो वही मार देना, वही उत्तर सही होगा। बात स्पष्ट, मामला समझ में आया। क्योंकि भाववाचक नहीं पकड़ पाते लोग, तो भैया ट्रिक ही ट्रिक है, क्या कि जिसमें भी प्रत्यय लगा हो उसको भाववाचक संज्ञा बना देना। भगवान ने चाहा तो सही हो जाए। यही नहीं, अगर कई में प्रत्यय लगा हो तो जिसमें ज्यादा प्रत्यय लगा हो उसको लगाना। जैसे मैं उदाहरण दूं, एक बार आपके सीटेट का ही क्वेश्चन है, पूछा है भाववाचक संज्ञा है
प्रश्न आया है भाववाचक संज्ञा है। क्या पूछा है? राष्ट्र, राष्ट्रीय, राष्ट्रीयता और नंबर 4 राष्ट्रीयता। तो देखो बेटे राष्ट्रीयता तो देखते ही कट गया, कोई शब्द ही नहीं है। अब राष्ट्र है, राष्ट्रीय है या राष्ट्रीयता है? तो आप एक बार देख रहे हैं क्या कि राष्ट्रीय में भी ई लगा है और राष्ट्रीयता तो पहले राष्ट्र, राष्ट्र में ई लगा तो राष्ट्रीय बना, फिर यता लगा तो राष्ट्रीयता। इसका मतलब इसमें 2 प्रत्यय लगे हैं। अब इससे सरल कहां हो सकता है यार कि जिस शब्द में प्रत्यय लगा होगा वही प्रायः भाववाचक संज्ञा होगी, और अगर कई में प्रत्यय लगा हो तो जिसमें ज्यादा बड़ा प्रत्यय लगा होगा वो भाववाचक संज्ञा। जैसे इसमें 2 प्रत्यय लगा था और इसमें 1 प्रत्यय लगा था, तो 2 वाला हमारा सही उत्तर है। बात स्पष्ट? चलो आगे चलते हैं। यही नहीं, देखो बेटे स्क्रीनशॉट लो फटाफट आप। चलो दूसरा है विशेषण का गुण। मतलब अगर कोई विशेषण में कोई गुण हो तो वो भी भाववाचक होगी। जैसे चोर विशेषण है, भाई चोर आदमी हम कहते हैं, तो चोर में चोरी का गुण पाया जाता है। यहां भी वही कॉन्सेप्ट, ई प्रत्यय लगा। विद्वान विशेषण है, विद्वान में विद्वता का गुण पाया जाता है, ता प्रत्यय लगा। सुंदर, सुंदर विशेषण है, सुंदर में सुंदरता का गुण पाया जाता है, ता प्रत्यय लगा। कहने का मतलब किसी विशेषण में अगर प्रत्यय लगा देंगे तो वो भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। क्लियर? नंबर 4 सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, सर्वनाम का गुण। अब देखो बेटे, जैसे अपना एक सर्वनाम है, अपना में पन प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन गया? अपनापन। इसी तरह से अपना एक सर्वनाम है, त्व प्रत्यय लगा दिया, अपनत्व। तो कहने का मतलब यहां भी वही बात निकल कर आई। बस ये 3 पूछे जाएंगे आपसे, तो ध्यान रखना बेटे। क्या कहा मैंने? किसी भी जातिवाचक संज्ञा में, किसी भी विशेषण में या किसी भी सर्वनाम आगे होता है, क्रिया में भी होता है और अव्यय में भी, पर क्रिया अव्यय कभी नहीं पूछा गया आपके यहां। ये 3 पूछे गए हैं। तो ध्यान रखना, अगर इनमें कोई प्रत्यय लगा दिया जाए तो वो भाववाचक संज्ञा है। ये चीज आपको प्रश्न सॉल्व करने में 99% हेल्प कर देगी। 99% आपका क्वेश्चन सही उत्तर निकल जाएगा। दूसरी चीज, एक प्रश्न भाववाचक संज्ञा में और आता है बहुत तेजी से। जैसे पूछा कि मानव की भाववाचक संज्ञा है, मानव की भाववाचक संज्ञा। अब मानवता, मानवता ऐसे करके दिया तो सुनो बेटे, जब एक शब्द दे और कहे इसकी भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो बस एक काम करना, क्या पता है? सीधा सीधा इसमें जो शुद्ध शब्द हो उसी को टिक मार देना, कुछ सोचना ही नहीं, उत्तर सही हो जाएगा। जैसे पूछा मानव की भाववाचक संज्ञा है, मानवीय, मानव, मानवता, मानवीयता, मानवता, तो सीधे सीधे इन चारों में मानव तो ऑलरेडी यहां प्रश्न में ही है, और इन तीनों में जो शुद्ध शब्द है वो मानवता ही है। बाकी दोनों गलत है, मानवता टिक मारो, काम खत्म। तो बेटा अगर ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे तो भाववाचक संज्ञा कभी गलत नहीं होगी। बात खत्म। आपके यहां ये तीनों संज्ञाएं ही आती हैं, व्यक्ति, जाति और भाव। क्लियर हो गया? चलो बेटे थोड़ा सा एक बार शेयर करें सारे लोग रुक करके, तो एक बार सारे लोग रोटी। हाँ अब आप बताइए जरा सा, रोटी कौन सी संज्ञा है? बताएं, चलो आप लोग बताएं जल्दी से। रोटी, देखिए हमारे एक भाई ने प्रश्न किया कि जो है रोटी कौन सी संज्ञा है। ठीक है, तो बताइए भैया, जल्दी करिए। चलिए देखो बेटे, पहली बात तो एक चीज याद रखना कि रोटी में एक कंफ्यूजन आ जाएगा। क्या कंफ्यूजन आएगा? अब मुझे आप जो है आगे की संज्ञा पढ़ाने दो, फिर पढ़ा लेना, ठीक है? क्लियर? चलो, कि उसका कारण है आगे अपने आप आपको ये उत्तर मिल जाएगा, सब देखना ही नहीं है। देखो बेटे, ये है हमारी समूहवाचक संज्ञा। अब आप यहां देख रहे होंगे, यह एक मेले का दृश्य है, यह एक अस्पताल का दृश्य है और यह एक कक्षा का दृश्य है।
अब आप सीधे सीधे ये समझ लो बेटा कि जहां भी किसी निश्चित दायरे में काफी संख्या में व्यक्ति या वस्तु एकत्र हो, वो समूह है। और उस समूह का जो नाम है वो समूहवाचक संज्ञा है। जैसे यहां इतने दायरे में टीचर और बच्चे उपस्थित हैं, तो यह एक समूह हो गया और इस समूह का नाम है कक्षा। तो कक्षा कैसी संज्ञा हो गई? समूहवाचक। यहां इस निश्चित दायरे में लाखों बेचने खरीदने वाले लोग एकत्र हैं, तो यह एक समूह हो गया, इसका नाम है मेला। ये निश्चित दायरे में तमाम पेशेंट, डॉक्टर, नर्स, पूरा स्टाफ है, इसे क्या कहेंगे? अस्पताल। कहने का मतलब, ध्यान रखना बेटे, अगर कोई ऐसा शब्द आपसे पूछा जाए जो एक निश्चित दायरे में और कई का बोध कराए, तो समझ लेना वो कैसी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा। मेला, अस्पताल, विद्यालय, कक्षा, पुष्प, नोट करो, पुष्प का जैसे गुच्छा होता है ना, तो गुच्छा, पुष्प नहीं, गुच्छा फूलों का होता है। घोंद फलों की होती है। काफिला, कारवां, ठीक है। टुकड़ी सेना की होती है। लश्कर भी सेना है। राजा जब अपने सबके साथ चलता था, ठीक है। तो ये सब की सब हमारी क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। बात स्पष्ट? चलो नेक्स्ट चलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। देखो बेटे, यहां तमाम चीजें दिख रही हैं आपको दिख रहा है, यह गेहूं है, ये दूध है, ये फल और सब्जियां। अब यहीं से देखना, आप जो प्रश्न पूछ रहे थे बेटे, ये फल और सब्जियां हैं। ध्यान देना, हम इसको भी क्या करते हैं? किलो में नापते हैं, क्विंटल में नापते हैं, इसको लीटर में नापते हैं, इसको भी किलो में नापते हैं। कहने का मतलब, जिस संज्ञा को हम नाप या तौल सकते हैं वो समूह जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है, जिसे नाप या तौल सकते हैं। अब देखो बेटे, रोटी को न तो नाप सकते हैं न तौल। क्यों मैंने रुका वहां, मैं क्यों रोटी नहीं बताया? क्योंकि कई बार लोगों को लगता है रोटी अनाज से बनी है और अनाज तो द्रव्यवाचक है, पर रोटी को नापते तौलते थोड़ी। 1 किलो रोटी लेते आना, 1 पाव रोटी लेते आना, ये थोड़ी होता है, नहीं होता है। तो रोटी का मतलब, चाहे वो बेसन की रोटी हो, चाहे वो आटे की रोटी हो, चाहे वो मैदे की रोटी हो, चाहे वो जैसी रोटी हो, मोटी रोटी हो, पतली रोटी हो, जैसी भी रोटी हो, हर तरह से रोटी माने, रोटी कहने से जितनी भी रोटी है सबका बोध। इसका मतलब वो कैसी संज्ञा है? जाति। अब समझ में आ गया? क्योंकि मैं क्यों रुका वहां? क्योंकि अनाज से बनती है रोटी। तो कई बार लोग इस चीज को कंफ्यूज करा देते हैं कि अनाज से बनी अनाज को नापा तौला जाता है तो रोटी द्रव्य है। ना भैया, अनाज सीधे सीधे द्रव्य का मतलब जिसे प्रत्यक्ष नाप या तौल सके। जैसे गेहूं को नापते हैं, दूध को नापते हैं, फल सब्जियों को नापते तौलते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब जिसे नापा या तौला जा सके वो द्रव्यवाचक है। स्पष्ट है आपके सामने चित्र, मामला स्पष्ट, ठीक है। चलो बेटे, संज्ञा। अब इसके बाद हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं, विशेषण। बहुत शॉर्टकट में बेटा, चूंकि बिल्कुल आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल सीटेट ही लेकर मैं आया हूं, क्योंकि इतने शॉर्ट में आपका जो लेवल है बस उसी लेवल पर चलता जा रहा हूं। यही नहीं, इसके बाद तो और आसान कर दूंगा यार। इसके बाद तो एक टॉपिक तो ऐसा है ना दोस्त, क्रिया विशेषण। मैं केवल 4 लाइन लिख दूंगा, बस उसी में पूरा पाठ खत्म। कुछ सोचना समझना ही नहीं है। बस 2 टॉपिक और ध्यान रखें, फिर आपको जम के पढ़ाऊंगा गद्यांश पद्यांश, ठीक है। चलिए, तो जरा सा हम पानी पी लें एक बार। आइए शुरू करते हैं विशेषण, ठीक। देखो यार, एक चीज ध्यान रखना बेटा, मुझे भी पता है कि मैंने कल जब बात आई व्याकरण के मैराथन की, तो मैंने सर से कहा भी कि सीटेट में व्याकरण की भूमिका न के बराबर होती है। तो सर का एक स्टेटमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा, विजय जी, किसी दिन बिना नमक की दाल खाई है आपने? हम कहे हाँ सर। बोले कैसी लगती है? हम कहे सर बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। बोले जो चीज दाल में नमक के बराबर है, अगर आप वह भी छोड़ देंगे तो भी हमारी सीटेट की जो कक्षाएं हैं वो बेस्वाद हो जाएंगी। इसलिए एक प्रश्न से मेरा बच्चा अंदर और बाहर होता है,
एक प्रश्न से उसके हाथ में पास और फेल की मार्कशीट होती है। तो यहां तो 5 प्रश्न की आप बात कर रहे हैं। वही टॉपिक पढ़ा दीजिए मेरे बच्चों को, और बिल्कुल शॉर्टकट में जो सीटेट में क्वेश्चन आते हैं। इसलिए मैंने देखो बेटे प्रश्न भी का तमाम मैंने आपको ऊपर छोड़ दिया कि मेरे मुझसे पढ़कर जाइए और प्रश्न खुद से देख लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन लेता तो 50 क्वेश्चन लेता, 1 घंटा और लग जाता। मुझसे पढ़कर जाइए और सीटेट के प्रश्नों में से, पेपर में से प्रश्न मिलाइए संग जो है आप व्याकरण के। अगर कहीं असुविधा आए तो सोचना कि गुरुजी फेल हैं, लेकिन नहीं आएगी। केवल कॉन्सेप्ट दिमाग में एक बार रख लिया तो कभी असुविधा आएगी ही नहीं यार ना। बस एक काम और करना, एक बार जरा जोर लगाओ सब लोग यार, एक बार जोर लगाओ। देखो बेटे बहुत देर से आप 35 पर रुके हैं, ठीक है। एक बात अच्छी है कि जितने मेरे भाई बहन हैं वो इंटरेस्ट लेकर पढ़ रहे हैं, मेरे बच्चे इंटरेस्ट लेकर पढ़ रहे हैं। पर यार 5000 की तो बात और है, एक बार 40 टका दो, एक बार 40 टका दो, जोर लगा दो यार। मैंने कहा ना अभी लास्ट में एक चैप्टर तो मैं 4 लाइन में खत्म कर दूंगा। आपको लगेगा कि दुनिया में कोई क्रिया विशेषण ऐसा पढ़ा सकता है, 4 लाइन में पूरा पाठ खत्म, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ के चलो बेटे। देखो बेटा यहां हम देख रहे हैं एक घोड़ा, इस घोड़े का रंग क्या है? यहां हम क्या देख रहे हैं बेटे? एक घोड़ा देख रहे हैं। इस घोड़े का रंग क्या है? यह घोड़ा लाल है, यह घोड़ा है और घोड़ा क्या है बेटे? लाल है। एक आदमी देख रहे हैं, यह आदमी क्या है? यह आदमी लंबा है। यहां एक पेड़ देख रहे हैं, यह पेड़ हरा, बस आदमी ही देखिएगा। यहां एक पेड़ देख रहे हैं, यह पेड़ हरा है। कहने का मतलब घोड़ा, घोड़ा कहने से दुनिया में जितने भी घोड़े हैं सबका बोध, इसका मतलब घोड़ा जातिवाचक संज्ञा है। आदमी कहने से दुनिया में जितने भी आदमी हैं सबका बोध जातिवाचक संज्ञा है। पेड़ कहने से दुनिया में जितने भी पेड़ हैं सबका बोध जातिवाचक संज्ञा है। कहने का मतलब मेरे बच्चे कि किसी भी संज्ञा की जो विशेषता होती है, घोड़े की विशेषता है कि वह लाल है, आदमी की विशेषता है कि वह लंबा है, और पेड़ की विशेषता है कि वो हरा है। इसका मतलब किसी भी संज्ञा की जो विशेषता होती है उसे विशेषण कहते। बात स्पष्ट हो गई। यहीं से कोई परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं। हाँ ये ध्यान रखना, संज्ञा के साथ साथ सर्वनाम की भी। तो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता होती है उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। क्लियर? किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता होती है उसे विशेषण कहते। स्पष्ट? चलो जल्दी करो। चलिए विशेषण के भेद ध्यान देना बेटे, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। ये देखो मैं लिख रहा हूं विशेषण, और सीटेट में विशेषण और संज्ञा से तो आएगा ही यार, इसको कोई रोक नहीं सकता। विशेषण 1 2 3 4, अब कभी नहीं जिंदगी में भूलेगा। विशेषण के कितने भेद हैं? 4 भेद। अगर अच्छा लगा तो शेयर करना। विशेषण 1 2 3 4, विशेषण के 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं बेटे? मैं बता दूं आपको। नंबर 1 सार्वनामिक विशेषण। सुनो बेटे, नंबर 1 सार्वनामिक विशेषण। देखो बेटा ध्यान रखना, एक मिनट हो सकता है नीचे लिखा भी हो, 1 मिनट। हाँ ये देखो सार्वनामिक विशेषण। ध्यान देना बेटे कि सार्वनामिक शब्द सर्वनाम से बना है। कहने का मतलब जब कोई सर्वनाम विशेषण बन जाए तो सार्वनामिक विशेषण है। क्या पूछा गया? कहा क्या गया बेटे? जब कोई सर्वनाम विशेषण बने, जब कोई सर्वनाम विशेषण बने तो उसे क्या कहेंगे? सार्वनामिक। एक लाइन में बता दूं, एक लाइन में सुन लेना। पहले तो उदाहरण देता हूं, जैसे यह घोड़ा है। अब यहां देखो बेटे, घोड़ा शब्द संज्ञा है और घोड़ा से पहले यह आया है। इसका मतलब यह घोड़ा है, यही घोड़ा है, यह घोड़े के सिवा दूसरा कुछ नहीं है। उसकी स्थिति को निश्चित कर रहा है, और निश्चित करना ही विशेषता बन गई। इसका मतलब यहां यह शब्द घोड़े की क्या कर रहा है? विशेषता बना रहा है। ठीक है, तो ये विशेषण हो गया।
घोड़ा संज्ञा की विशेषता बता रहा है तो क्या हो गया, विशेषण। और यह चूंकि विशेषता बता रहा है प्लस सर्वनाम भी है, तो दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया, सार्वनामिक विशेषण। क्लियर, क्लियर हो गया बेटे। इसी तरह से यह वह तमाम जो हैं, देखो बेटे, चलिए ठीक है, मैं बता रहा हूं, चलो मैं बता दे रहा हूं आपको। आपने कहा कि जो है पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोयो। कह रहे हैं कि सर इसमें कौन सा रस है, तो ध्यान देना बेटे, सीधे सीधे वात्सल्य रस का कोई मतलब ही नहीं यार। कृष्ण, सुदामा कृष्ण के बच्चे थोड़ी हैं। वात्सल्य रस का मतलब होता है जहां माता पिता और पुत्र पुत्री का प्रेम हो। वहां सुदामा को देखकर कृष्ण का मन दुखी है, करुण रस है यार, सिंपल सा है, क्या इसमें है। ठीक है, चलो अगर कोई कुछ इधर उधर बताता है तो समझो गलत बता रहा है, कुछ है ही नहीं, सीधा सीधा करुण रस। क्योंकि कृष्ण सुदामा की दशा देख करके कृष्ण दुखी है, और जहां दुख अस्थायी भाव मन में आता है वहां करुण रस होता है। चलो बेटे, ये बात समझ में आ गई। अब सुनना, यहां एक ट्रिक ले लो, सारा काम खत्म। क्या, यदि किसी संज्ञा से जस्ट, यदि किसी, एक से ही सारा काम खत्म, यदि किसी संज्ञा से पहले यह वह आया हो, यदि किसी संज्ञा से पहले यह वह आया हो तथा विकल्प में सार्वनामिक विशेषण दिया हो, किसी संज्ञा से पहले यह वह आया हो, विकल्प में सार्वनामिक विशेषण दिया हो तो यही सही होगा। बाकी कुछ मत करना, ना सर्वनाम लगाना ना विशेषण लगाना। अगर किसी संज्ञा से जस्ट पहले यह हुआ, और इसी से आपका 100% काम चलेगा, ये भी बता दूं, किसी संज्ञा से जस्ट पहले यह वह आया हो और आपके विकल्प में सार्वनामिक विशेषण हो, आंख मूंद के सार्वनामिक विशेषण मार देना, कोई गलत करने वाला पैदा नहीं हुआ है। बात खत्म। सार्वनामिक विशेषण एक लाइन में खत्म, और यही आना है, जब भी आएगा यह वह ही आना है। आप देख लेना बार बार प्रश्नों को, इतना कॉन्फिडेंस से मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने कई साल के पेपर पर रिसर्च किया है। तो अगर किसी संज्ञा से जस्ट पहले यह वह आया और विकल्प में सार्वनामिक विशेषण है, बस वही मारना, दूसरा कुछ छूना ही मत, कभी जीवन में गलत नहीं होगा। चलो बेटे, नंबर 2 चलते हैं, संख्यावाचक विशेषण। देखो बेटे, अगर किसी संज्ञा से पहले कोई संख्या आए जो उस संज्ञा की विशेषता बन जाए तो उसे संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। क्या, किसी संज्ञा से, बहुत आसान है बेटे, किसी संज्ञा से पूर्व कोई संख्या आए, किसी संज्ञा से पूर्व कोई संख्या आए जो उसकी विशेषता बन जाए, जो उसकी विशेषता बन जाए, इसी को कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। जैसे 10 आदमी, अब यहां आदमी से पहले 10 संख्या आ गई है और आदमी की विशेषता है कि वो 10 हैं। क्लियर। 6 ट्रेनें, 6 गाड़ियां, अब यहां गाड़ियां संज्ञा है बेटे, गाड़ियां से पहले 6 आ गई है, इसका मतलब ये संख्यावाचक है। तो किसी संज्ञा से, अब जैसे वाक्य में मैं दिखा दूं, चौराहे पर 3 कुत्ते लड़ रहे थे, चौराहे पर 3 कुत्ते लड़ रहे थे। अब यहां देखो बेटे, कुत्ते संज्ञा है और कुत्ते की विशेषता है कि वो 3 है, इसका मतलब 3 विशेषण है। क्यों? क्योंकि जो संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। और ध्यान देना बेटे, जिस संज्ञा की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। इसका मतलब यहां जो कुत्ते शब्द है वो संज्ञा है और संज्ञा होने के कारण विशेष्य भी है। बात स्पष्ट। कहने का मतलब, यदि वाक्य में किसी संज्ञा से पहले कोई संख्या आए,
वो उसका विशेषण बन जाए, उसकी विशेषता बनाए, तो समझ लेना वो संख्यावाचक विशेषण है। और एक खास बात और ध्यान रखना बेटे कि जो संज्ञा होगी उसे विशेष से कहेंगे और जो संख्या होगी उसे विशेषण कहेंगे। तो ये भी याद रखना, विशेष से विशेषण भी पूछता है, निम्न में कौन विशेष है, निम्न में कौन विशेषण है। तो जो किसी की विशेषता बता सके, किसी संज्ञा की, वो विशेषण। अगर एक ही चारों शब्द दिया और पूछा विशेषण, तो सबके साथ एक एक संज्ञा लगाना, जो संज्ञा की सही विशेषता बन जाए वही विशेषण है। और अगर पूछा निम्न में विशेष से कौन है, तो सबके साथ एक एक विशेषण लगाना, जो विशेषण जिसकी विशेषता बन जाए वो विशेष से है। बहुत आसान है, ठीक है। देखो बेटे, संख्या निश्चित भी हो सकती है, अनिश्चित भी हो सकती है। इसीलिए संख्यावाचक विशेषण दो तरह के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्या मतलब जब संख्या फिक्स हो, जैसे 3 कुत्ते, संख्या फिक्स है। लेकिन अगर कहा जाए कुछ कुत्ते, मतलब 3, 4, 5, 6, 2 कुछ भी हो सकते हैं। तो जब संख्या निश्चित हो तो निश्चित संख्यावाचक, और जब संख्या अनिश्चित हो तो अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, क्लियर। अगला परिमाण। परिमाण का मतलब ही होता है बेटे नाप तौल। परिमाण का मतलब क्या होता है? नाप तौल। कहने का मतलब है जिस विशेषण को नापा या तौला जाए, या ये कहिए कि वह संज्ञा के पहले यदि कोई ऐसी इकाई आए जो नाप तौल की हो, तो समझ लेना वो परिमाणवाचक है। बहुत आसान है। क्या? यदि संज्ञा से पहले, यदि संज्ञा से पहले कोई नाप तौल की इकाई आए, संज्ञा से पहले कोई नाप तौल की इकाई, संज्ञा से पहले कोई नाप तौल की इकाई आए, तो वह परिमाणवाचक विशेषण होती है। तो वह परिमाणवाचक क्या होती है? तो वह परिमाणवाचक विशेषण होती है। संज्ञा से पहले कोई नाप तौल की इकाई आ जाए, जैसे 2 किलो अमरूद, 2 किलो अमरूद। अब आप यहां देखिए अमरूद की संख्या कितनी? अमरूद जो है इससे पहले 2 किलो आया और 2 किलो नाप तौल है, और ये अमरूद की विशेषता है कि 2 किलो है वो, तो सीधी सी बात है परिमाण है। नंबर 2, जैसे हम कहें जो है अगर 3 पाव लड्डू, अब यहां भी देख लो बेटे 3 पाव, चूंकि यहां 3 आते ही लोगों को लगता है संख्या नहीं, लेकिन इसके साथ पाव लगाए, पाव माने नाप तौल की इकाई। तो लड्डू की विशेषता है कि वो 3 पाव है, और 3 पाव क्या है बेटे? नाप तौल है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? परिमाण। तो सीधी सी बात है, किसी संज्ञा के पहले यदि कोई नाप तौल की इकाई लग जाए तो समझना वो परिमाणवाचक विशेषण है, और वह संज्ञा क्या हो जाएगी? वह संज्ञा विशेष से हो जाएगी। जैसे दुकानदार ने 8 मीटर कपड़ा बेचा। अब कपड़े की विशेषता है कि वो 8 मीटर है, और 8 मीटर नाप की इकाई है। तो सीधी सी बात है कि 8 मीटर कपड़े की विशेषता है, कपड़ा विशेष से 8 मीटर विशेषण है। कैसा विशेषण है? परिमाणवाचक, क्योंकि नाप तौल है। बात स्पष्ट? अच्छा।